जय हिंद। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जेमा साथी यूट्यूब चैनल एंड कोचिंग सेंटर के माध्यम से क्लास 10, 12 के बच्चों का लगातार फ्री में क्रैश कोर्स दिया जा रहा है। और हमने आपको क्लास में बताया था कि आपके जो मॉडल सेट आएंगे, आपका जो जेक बोर्ड जो एग्ज़ाम लेगा उसमें से वही प्रश्न रहेगा जो आपको हम करवा चुके हैं। और बिल्कुल आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि जेक बोर्ड ने आज आपका मॉडल सेट 1 जारी कर दिया प्रत्येक सब्जेक्ट का, क्लास 10 और 12 का। उसमें से आज हम हिंदी का जो मॉडल सेट उसको लेकर आ गए हैं और इसमें वे सारे प्रश्न हैं जो हम आपको पहले करवा चुके हैं। आप खुद जाकर हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से वीडियो उठाइए। आप ही आपको जो हम PDF दिए थे वो PDF को उठाइए और वहाँ से मिलाइए। सारे प्रश्न आपके वहीं से मिलने वाला है। फिर भी हम आपके आज का जो मॉडल सेट 1 है हिंदी का, उसका सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। चलिए पूरे वीडियो पर बने रहिए और अपने एग्ज़ाम को बेहतर बनाने हेतु 5 मिनट का समय इस वीडियो पर देकर ही जाइए। इसमें दिया कि यह जो मॉडल सेट है वह झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची से जारी हुआ है। और यह मॉडल सेट आपका 1 है 2023-24 के लिए। कक्षा 10 है, विषय हिंदी A और समय आपका 3 घंटा रहने वाला है। आपका जो पूर्णांक है वह टोटल 80 मार्क का रहने वाला है। आगे दिया कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। इस निर्देश को अच्छी तरह से हम लोग समझ लेते हैं। क्या है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, यानी जो भी प्रश्न दिया गया है उसका उत्तर अपने शब्दों में लिखना है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। आपके जितने भी प्रश्न इसमें दिया गया है सभी लिखना जरूरी है। और कुल प्रश्नों की संख्या 52 है। आपके जो कुल प्रश्न है, कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है? 52 है। प्रश्न 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें आपके प्रत्येक 4 ऑप्शन दिए गए हैं प्रत्येक क्वेश्चन का। आगे दिया कि सही विकल्प का चयन कीजिए और प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक निर्धारित है। प्रश्न यानी आपके जितने भी आपका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वह 1 नंबर के लिए है, ठीक है, यानी 30 क्वेश्चन से 30 नंबर के लिए। अगर प्रश्न संख्या 31 से 38 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 6 प्रश्न का उत्तर देना है, यानी 31 से 38 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और उसमें से आपको मात्र 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। और ये 6 प्रश्न जो है आपका टोटल 2 नंबर का यानी 12 नंबर का है। आगे प्रश्न संख्या 39 से 46 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना है और 39-46 में 6 प्रश्न का उत्तर देना है। आगे है फिर, और ये 6 प्रश्न जो है आपका 3 नंबर का रहने वाला है, यानी कितने नंबर का? 6 × 3 यानी 18 नंबर का आपके ये प्रश्न रहने वाला है। इसके आगे फिर दिया कि प्रश्न संख्या 47 से जो 52 है वह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और इसमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न का जो मान है वह 5 नंबर का है, यानी कि कितने नंबर का हो गया? 20 नंबर का। इस प्रकार हम लोगों का टोटल ये 80 मार्क का रहने वाला है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है जो अपठित गद्यांश है और ये आपका 5 नंबर का है। इस गद्यांश को आपको पूरा पढ़ना है और पढ़ने के बाद प्रश्नों का जवाब देना है। चलिए तो एक बार इसको पहले पढ़ लेते हैं। दिया है कि आशा से भरकर जीवन को देखो तो निराशा और नकारात्मक दिखाई देने वाला जीवन का मार्ग साफ और गतिशील दिखाई देना आरंभ हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? इसका उत्तर है तुम्हें केवल अनंत दृढ़ विश्वास और आशा से अपनी मंजिल की ओर देखना होगा। तुम्हें अभी ध्यान रखना होगा कि जो आज नहीं हुआ वह कल होगा, कल नहीं हुआ तो परसों अवश्य होगा। तुम्हें प्रयत्न निष्फल नहीं जाएंगे। प्रतीक्षा और आशा जीवन पथ के 2 ऊंचे प्रकाश स्तंभ हैं। चीज़ों को, परिस्थितियों को, अपने आसपास के व्यक्तियों को उनके अंधेरे हिस्सों की ओर से मत देखो। वहाँ से मत देखो जहाँ से चीज़ें और स्थितियाँ कष्टपूर्ण और प्रतिकूल प्रतीत होती है। हर किसी के उज्ज्वल और प्रकाशन पक्ष को खोजो। घने घाटों के बीच खिले छोटे से फूल को प्रेम के साथ देखने से कांटे दिखाई ही नहीं देंगे। विश्वास और अस्वस्थता को स्वयं में भर लो और उसे समाज के हर वर्ग में बांटो। इसमें किसी प्रकार की कंजूसी मत करो। जिन्हें आशा, विश्वास, सहायता, सहयोग और संतावना की आवश्यकता है उन्हें बिना किसी स्वार्थ और द्वेष की भावना के इन्हें बांट दो। अब तुम देखोगे कि समाज के बीच आशा और विश्वास में वृद्धि हो रही है। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि नकारात्मक और निराशाजनक जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी क्या है? ऑप्शन दिया है बुद्धिमत्ता और ज्ञान, धैर्य, विश्वास और आशा, उम्मीद और संघर्ष, धैर्य और शक्ति। तो इसके लिए पहले आपको इसका प्रश्न अगर जानना है तो इससे पहले आपको इस पैसेज को फिर से पढ़ना है और प्रश्न समझना है कि नकारात्मक और निराशाजनक जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग बदलने की कुंजी क्या है। तो देखिए कुंजी जो होता है ना वह कुंजी धैर्य, विश्वास और आशा है। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका सही जवाब होगा। कैसे होगा ये देख लीजिए। इसमें पैसेज को फिर से पढ़िए। आपको देखिए यहाँ दिया हुआ है
कि तुम्हें केवल अंततः धैर्य, विश्वास और आशा से अपनी मंजिल को देखना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यही है ना, तो इसका सही जवाब यही होगा। आगे आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि धैर्य और विश्वास की महत्ता के बारे में क्या सुझाव दिया गया है। ऑप्शन ये जीवन में अनावश्यक है, बी ये सफलता के लिए हानिकारक है, सी ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, और डी ये केवल निश्चित परिस्थितियों में ही महत्वपूर्ण है। तो धैर्य और विश्वास की जो महत्ता के बारे में जो सुझाव दिया गया है, इस गद्यांश में सुझाव दिया गया है कि ये अपने लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए क्या है, आवश्यक है। अब पैसेज पढ़िएगा, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि चीज़ों, परिस्थितियों और आपके चारों ओर के लोगों को कैसे देखने चाहिए। ऑप्शन ए संदेह और संशय से, बी घृणा और नकारात्मक पहलुओं से, सी क्रोध और भ्रम से, डी उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से। तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी होगा, उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से। नेक्स्ट प्रश्न है किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सकारात्मक देखने की महत्ता को जताने के लिए किया गया है। ऑप्शन ये है कठिनाइयों को अदृश्य करना, कांटों के बीच फूलों को पालना, अंधकार को एक दोस्त के रूप में ग्रहण करना, और डी है रागिस्तान में मिराज के पीछे भागना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कांटों के बीच फूलों को पालना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शिक्षक का चुनाव करें। ऑप्शन ये दिया है आशा और विश्वास के महत्व का संदर्भ, बी जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धैर्य, सी समाज में अच्छाई का प्रमुख स्रोत, और डी सकारात्मक का मार्ग आशा और विश्वास। तो इसका सही जवाब का ऑप्शन नंबर डी होगा, सकारात्मकता का मार्ग आशा और विश्वास। आगे चलते हैं, तो ये भी आपका 5 नंबर का है, जो आपका एक क्या रहने वाला पद्यांश। इसमें आपको एक कविता पढ़ना है और कविता पढ़ने के बाद प्रश्नों का जवाब देना है। कविता है कि वैराग्य छोड़ बाहों की विवाह संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, हे रुकी जहाँ भी धार सिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्राओं का पकड़ निचोड़ो, जड़ तुंग सेल शिखरों पर सोम पियो रे, ओगियो नहीं विजयी से संदृश जियो रे। अब देखिए आगे इसका क्वेश्चन दिया है कि कवि भारतीय युवकों को ऐसा जीवन जीने को कहता है जो कायरों जैसा हो, ओगियों जैसा नहीं, पराक्रमी वीरों जैसा हो, केवल बात करने वाली बुद्धिजीवी जैसा हो, जो व्यर्थ में समय नष्ट ना करता हो। इसके लिए भी आपको फिर से पदांश पढ़ना होगा और पदांश को समझने के बाद इनका जवाब देना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा क्या होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी ओगियों जैसा नहीं, पराक्रमी जैसा हो। इन सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए आपको पदांश को अच्छी तरह पढ़ना होगा, समझना होगा। आपका नेक्स्ट है कि पद्यांश में किसे सोम कहा गया है। ऑप्शन ए चट्टान, बी धार, सी वैराग्य, और डी ओगी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी, मतलब धार। नेक्स्ट है जोगियो नहीं विजयी के सदृश जियो रे क्या संदेश है। तो इस जो पदांश में जो लाइन दिया गया है, ये जो पंक्ति दिया गया है, इसका सही जवाब क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, इसका संदेश क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है जोगियों को प्रशंसा देने की सलाह, बी समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने का संदेश, सी है जोगियों के साथ मिलकर जीने की सलाह, और डी है ओगियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की सलाह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मतलब समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश। नेक्स्ट प्रश्न है इस पद्यांश में कैसे जीवन को सराहा गया है। ऑप्शन ए जोगी, बी वैरागी, सी विजयी, और डी कायर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब विजयी। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है इस कविता का मूल स्वर क्या है, प्रकृति, प्रेम, आह्वान और भक्ति। तो आपका इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह आह्वान। अब आगे चलते हैं, तो आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करें, और ये आपका व्याकरण से रहने वाला है, और ये व्याकरण से आपके 10 नंबर का रहेगा, 10 नंबर का, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहने वाला है। आपका प्रश्न है इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अगर आप अभी तक क्रिया नहीं पढ़े हैं तो चले जाइए क्लास 10 के प्लेलिस्ट में, और वहाँ जाकर क्रिया का एक लगभग 10 मिनट का वीडियो है, उस वीडियो को देखिए। उसके बाद आपको वहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप क्रिया की पूरी जानकारी ले लीजिए, क्योंकि आपकी क्रिया से लगभग 2 नंबर का प्रश्न पूछने वाला है। यहाँ आपका प्रश्न पूछ रहा है क्रिया से कि इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो हम जानते हैं कि अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया
उसे कहते हैं जिसमें कर्म की पता ना हो। ठीक है, यानी इस ऑप्शन है ए, सोनम गाना गाती है, अमन किताब पढ़ता है, मोहन सो रहा है और लता चाय पी रहा है। तो हम यहाँ प्रश्न करेंगे क्या, किसको और किससे। अगर इसका जवाब मिलता है तो सकर्मक और नहीं मिलता है तो अकर्मक। तो सोनम गाना गाती है, क्या गाती है, गाना। किसको गाती है, किसको गाती है तो गाना गाती है। अगला कौन गाता है, सोनम। आपका अगला है अमन किताब पढ़ता है, क्या पढ़ता है, किताब। किसको पढ़ता है, किताब। और सी है मोहन सो रहा है, क्या सो रहा है, किसको सो रहा है। कोई जवाब नहीं मिलता है तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्रिया का एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अगला है कि कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो उसी प्रकार इसमें प्रश्न करेंगे और जवाब मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, रीता खाना खाती है। क्या खाती है, खाना। किसको खाती है, खाना को। तो ये जवाब मिल जा रहा है, इसलिए सकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा रीता खाना खा रही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जलद का अनिकार्थी कौन है। जलद का जो अनिकार्थी शब्द है कौन सा होगा। ऑप्शन ए कमल, बी मोती, सी मछली, डी बादल। कौन सा होगा तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब बादल। जलद का जो पर्यायवाची है वह बादल है। अगला है दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है। दो पदों या शब्दों के मेल से बना जो तीसरा पद है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए संधि, बी समास, सी उपसर्ग और डी प्रत्यय। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समास। अगर आप अभी तक समास का वीडियो नहीं देखें तो चले जाइए हमारे प्ले लिस्ट में, वहाँ समास को बिल्कुल एक ट्रिक से समझाया गया है। और आपके यहाँ आपके एग्जाम में समास से लगभग 3 से 4 नंबर का प्रश्न रहने वाला है, इसलिए इस टॉपिक को मिस नहीं कीजिएगा और समास को एकदम हम ठीक से पढ़ाएं। अब वहाँ चले जाए मेरे प्ले लिस्ट में और जाकर समास का वीडियो पूरा देख लीजिए। तो अगला है कि अथासंभव कौन सा समास है। ऑप्शन ए अव्ययभाव, बी क्रमद्राय, सी तत्पुरुष और डी बहुवीर्य। तो अथासंभव कौन सा समास है, आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, मतलब अव्ययभाव समास। कौन सा समास, अव्ययभाव समास, जिसका पहला पद क्या हो, अवयव हो। ठीक है, और क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला है कि नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, नील कमल किस समास का विग्रह है। किस समास का विग्रह है। ऑप्शन ए है तत्पुरुष, बी है क्रमद्राय, सी है अव्ययभाव और डी है बहुव्रीहि। तो आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, क्रमद्राय। आप जाकर समास का एक बार वीडियो देख लीजिए, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अब चले जाइए हमारे प्ले लिस्ट में, वहाँ बिल्कुल ट्रिक से समास को बताया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। ऑप्शन ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य और डी उपवाक्य। अब वाक्य का जो क्लास है हम अभी तक नहीं करवाए हैं, आज शाम में हम वाक्य का क्लास देने वाले हैं। तो वाक्य की क्लास एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में भी लगभग 1 से 2 नंबर का प्रश्न मिलने वाला है। चलिए, तो आपका ऑप्शन दिया है कि क्वेश्चन है पहले कि जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और उपवाक्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य, मिश्र वाक्य। अगला है जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है वहाँ कौन सा वाच्य होता है। कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब क्रमवाच्य। और वाक्य के बाद हम वाच्य का भी क्लास आपको डिटेल से दे देंगे, आप उसका भी क्लास देख लीजिएगा। नेक्स्ट है बालक चांद डैश देख रहा है, की ओर देख रहा है, क्या देख रहा है, क्यों देख रहा है, कैसे देख रहा है। जो भी वर्ड आपको सुटेबल लगे इसमें डाल देना है। तो क्या लग रहा है आपका, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बताइए कमेंट में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ये है वही सही होगा, मतलब बालक चांद की ओर देख रहा है। आपका नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चयबोधक अवयव शब्द है। धीरे धीरे, अरे अथवा वाह। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अथवा। अब आगे चलते हैं तो हम लोग को पाठ्य पुस्तक से 4 प्रश्न 1 नंबर का मिलने वाला है, मतलब 4 नंबर से 4 प्रश्न 4 नंबर का मिलने वाला है। और ये जो पदांश है, ये जो आपका कविता है बुक से है, और इस कविता से जो जितने भी प्रश्न हैं हम पहले आपको करवा चुके थे। अब हमारे वीडियो में जाकर आप PDF में जाकर देख सकते हैं। वो दिया है आपका कविता है कि ऊदो तू अति बड़भागी, अप्रस रहत सने तागा ते नाहिन अनुरागी, परे निपात रहत जल भीतर
कर तारस देना तागी, ज्यो जल मह तेल की गागरी, बुदना ताको लागी। प्रीति नदी में पाव न बोरियो, दृष्टि न रूप रागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यो पागी। मतलब यह जो है उद्धव और श्री कृष्ण जी किसके बारे में लिखे हैं? गोपियों के बारे में। जो गोपियां हैं श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, लेकिन गोपियां श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए थे। तो उन्हीं के बाद इस कविता को लिखे थे। अब जाकर डिटेल इसके वीडियो में देख लीजिए, वहाँ इसका ये अर्थ, पूरी कहानी को समझाया गया है, इसके सारे प्रश्नों को करवाया गया है। तो यहाँ से आपका प्रश्न है कि इस कविता के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए कबीरदास, बी तुलसीदास, सी रैदास, डी सूरदास। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब सूरदास। नेक्स्ट है, गोपियाँ किसकी अन्य भक्त थी? जो गोपियाँ थी किसकी भक्त थी? ऑप्शन ए राधा, बी कृष्ण, सी उद्धव और डी सूरदास। तो जो गोपियाँ थी वह श्री कृष्ण के अन्य भक्त थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला है प्रश्न है कि पुरैन पात का क्या अर्थ है? जो पुरैन पात है, पुरैन पद का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन दिया ए पीपल का पत्ता, बी केले का पत्ता, सी कमल का पत्ता, डी कदम का पत्ता। अगर आप चैप्टर अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो बिल्कुल आपको आज आ गया होगा कि पुरैन पात का मतलब होता है कमल का पत्ता, जो जल के भीतर रहते हुए भी उस पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किस से की है? ऑप्शन ए गुड़ खाई हुई चिट्ठियों से की है, दीपक और बाती से की है, कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है, फूल और भोरे से की है। तो अब इसका सही जवाब कौन सा होगा आप हमें बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आगे है कि गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर करें। और यहाँ से आपका ये भी आपका 4 प्रश्न 4 नंबर को देखने को मिलेगा, लेकिन ये आपकी कहानी से है। आगे हम लोग कविता देखे थे, अब कहानी से है, और कहानी से यहाँ जो दिया गया है वह बाल गोविंद भगत से दिया गया है। और यहाँ गद्यांश है कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का श्रम उत्कर्ष उस दिन खोया देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, वह कुछ मस्त और बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, अब प्यार करना चाहिए, क्योंकि यह निगरानी है और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी सास से उसकी शादी कराई थी, पतो बड़ी सुभग और सुशील भी मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निर्मित कर दिया था। अब आपका क्वेश्चन है कि बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? ऑप्शन ए रो रहे थे, बी गा रहे थे, सी हंस रहे थे, डी नाच रहे थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब गा रहे थे। क्या गा रहे थे? कबीर पंथी गा रहे थे। इसका भी सारा क्वेश्चन आंसर और ये भी गद्यांश आपको पहले करवा चुके हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और डिटेल में इस चैप्टर से सारे प्रश्नों को देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि भगत जी का बेटा कैसा था? ये चालाक और कर्मठ, ईमानदार और शरारती, चतुर और तेज, सुस्त और बोधा। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, सुस्त और बोधा था। आपका नेक्स्ट है कि भगत जी की पतोह कैसी थी? ये सुंदर और झगड़ने वाली, घर का ख्याल नहीं रखने वाली, घर का पूरा प्रबंध करने वाली, बड़ों का सम्मान ना करने वाली। तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, घर का पूरा प्रबंध करने वाली थी। आपका नेक्स्ट है कि बोधा का क्या अर्थ होता है? मोटा, ज्ञानी, सुंदर, मंदबुद्धि। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, बोधा का सही अर्थ होता है मंदबुद्धि। आपका नेक्स्ट है 2 नंबर का प्रश्न, मतलब 2 प्रश्न है 1 नंबर का, 2 प्रश्न 2 नंबर का। ऑप्शन है क्वेश्चन से कि सांप से डरकर भोलेनाथ ने कहाँ शरण ली? विद्यालय में, माता के आंचल में, चबूतरा में, पिता की गोद में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब माता के आंचल में। अगला है कि जॉर्ज पंचम की नाक में किस व्यंग्य किया गया है? ऑप्शन ए रानी एलिजाबेथ पर, बी सरकारी तंत्र पर, सी रानी के दर्जी पर और डी भारतीयों की मेहमान नवाजी पर। तो इसका आपका सही जवाब होना चाहिए, आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, मतलब सरकारी तंत्र पर। इस प्रकार आज हम लोगों ने मॉडल सेट 1 का जो भी MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप 30+ थे, इन सभी को कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको शाम में करवाते हैं जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी सब्जेक्टिव प्रश्न का जो क्लास है हम आपको शाम में देंगे। तब तक इस पूरे वीडियो को देखिए और अपनी पढ़ाई की तैयारी कीजिए। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि सारे क्लास का नोटिफिकेशन आपको वहाँ मिलते रहे। थैंक यू।